नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का पावर शेयरिंग के चौथे भाग के वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि पॉलिटी में पढ़ा रहा हूं और ये खास करके सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले कुछ समय में ही बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए एक तरह से ये रिविज़न भी होगा। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने पावर शेयरिंग के अंतर्गत हम लोग उसके प्रूडेंशियल रीजंस और मॉरल रीजंस के ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब आज का जो ये भाग है, ये पावर शेयरिंग का अंतिम भाग होगा और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करूंगा। मैं सवाल दूंगा और उसके कुछ प्रोबेबल आंसर्स के बारे में भी चर्चा करूंगा कि उस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब क्या हो सकता है, कैसे उसको लिखने का तरीका हो सकता है ना। सो दैट कि इसकी एक ओवरऑल तैयारी आप लोगों की अच्छे से हो जाए। और प्रीवियस जिन्होंने जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और साथ में मैं इन तीनों वीडियो का, इस वीडियो के साथ इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपना ये शुरू शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग क्या होता है, क्या नहीं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मच डिटेल। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द फॉर्म्स थ्रू विच पावर इज शेयर्ड इन डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो चर्चा हम लोग करेंगे इसका, उससे पहले हमको ये समझना है कि डेमोक्रेसी का ये एक भाग है पावर शेयरिंग, राइट। लेकिन डेमोक्रेसी के पहले क्या हुआ करता था विश्व में? ऑब्वियस सी बात है, मोनार्की हुआ करता था। ठीक है, अब मोनार्कियल सिस्टम में क्या था कि पावर को शेयर नहीं किया जाता था, देयर वाज नो पावर शेयरिंग। ठीक है, मोनार्की में नो पावर शेयरिंग हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम किस बात का काम करता था, वो लोग कुछ ऐसा सोचते थे कि अगर हम पावर को शेयर करेंगे लोगों के बीच में, तो डिसीजंस लेने में काफ़ी लेट होगा। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी ज़्यादा देरी होगी। और कमोबेश जो भी सरकार होती थी, सरकार नहीं कहूँगा, जो भी तंत्र होता था, उसका जो हेड होता था मोनार्कियल में, मतलब जो राजा है, वो चाहता था कि उसका जो पावर है वो पावर उसी तक सीमित रहे और उसके परिवार वालों या उसके जो क्लोज लोग हैं, जो उनके वफादार हैं, वहीं तक सीमित रहे। ठीक है, और इंटेंशन ये नहीं होता था कि पब्लिक को भी राइट्स मिले या उसके अधिकार मिले। एक खुला माहौल नहीं था। लेकिन डेमोक्रेसी इसके ठीक अगेंस्ट काम करता है, वो लोगों को अधिकार देता है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से चूंकि अधिकार देता है, तो पावर को भी वो डिवाइड करने के प्रिंसिपल पर चलता है। दैट इज वाई वी आर स्टडीइंग दिस पावर शेयरिंग चैप्टर, राइट। तो अब पावर को शेयर करने के कई अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं। अब उसी के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो कुल मिलाकर 4 तरीके दिए गए हैं इसमें कि हाउ पावर कैन बी शेयर्ड। ठीक है, पहला जो चर्चा है वो बताता है हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तो आपको पता है कि डेमोक्रेसी में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, खास करके किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तीनों ऑर्गन के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा। क्या क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, वी हैव एग्जीक्यूटिव, वी हैव जुडिशरी, ठीक है ना, एंड वी हैव लेजिस्लेचर। अब ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। अब तीनों ही संस्थाएं जो है वो लगभग इन तीनों के पास बराबर की शक्तियां होती हैं। ठीक है, इन तीनों को बराबर की शक्तियां दी जाती है, कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं होता है। तो जब हम इस तरीके से ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर करते हैं, 3 अलग अलग संस्थाओं को सेम पावर देते हैं, लेकिन फंक्शंस अलग अलग देते हैं। पावर सेम है लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग है। तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कह सकते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से अलग है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब हो गया टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इन द सेंस कि जो टॉप पर होगा वो सबसे ज्यादा पावर रखेगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरीके से पावर डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग संस्थाएं, 3 पैरेलल संस्थाएं जो है वो काम कर रही है। तीनों के पास पावर सेम है लेकिन फंक्शंस अलग अलग है, एरिया ऑफ जो वर्क है उनका वो अलग अलग है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करने में काम करता है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। क्या करता है? लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। जुडिशरी क्या करता है? लॉ को चेक करता है, ठीक है, कि जो कानून बना है वो न्याय संगत है या नहीं, संविधान संगत है या नहीं है। और लेजिस्लेचर क्या करता है? वो तो सिंपल सी बात है, इट मेक्स लॉज। ठीक है, लॉ मेकिंग होता है ले से। 3 अलग अलग फंक्शंस हो गए लेकिन पावर सबके बराबर हो गए। दिस इज व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर व्हेन पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव, legislature and judiciary. This is what has been described in your book also. So such a separation ensures
दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ठीक है, इस तरह का डिवीजन क्या इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना करे। और दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम एक और टर्म देते हैं, और उस टर्म का नाम है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। क्या टर्म देते हैं इसको? चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ चेक, दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस सिस्टम ऑफ व्हाट? दिस सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल distribution is also known as system of checks and balances। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर के सवाल में भी ये सवाल आ सकता है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एक्ट्स एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आपको आंसर में क्या लिखना होगा? आंसर बेसिकली देखा जाए तो आपके किताब में ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ एक सेकंड। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि जैसा कि लेट अस रीड द लाइंस। For example, we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or the state assemblies। ठीक है, क्या हुआ कि मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपने पावर को एक्सरसाइज करते ही हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। इसके अलावा ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, जजेस का नियुक्ति एग्जीक्यूटिव के द्वारा होता जरूर है, लेकिन साथ साथ ये क्या करेंगे, जो लॉ इंप्लीमेंट किया गया है एग्जीक्यूटिव के द्वारा और जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, इन दोनों को चेक भी करते हैं। मतलब कोई भी तीनों ऑर्गन है वो एक दूसरे के कार्य को चेक करते हैं ताकि कोई भी अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना कर सके। इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। पहला हम लोगों ने क्या समझा? पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या समझा? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, अब ये डिफरेंट लेवल्स पर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिफरेंट लेवल्स का मतलब क्या हुआ? टॉप टू बॉटम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस में करेंगे? टॉप टू बॉटम में। टॉप टू बॉटम में जब करते हैं तो हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट होता है जो केंद्र में होता है, यूनियन गवर्नमेंट, और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है। क्या होता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे खास करके भारत में इसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसको फर्दर डिवीजन भी हम लोग करते हैं लोकल लेवल पर, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज का निर्माण होता है, म्यूनिसिपैलिटीज बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पंचायत भी है। ठीक है, पंचायती राज। तो पावर जो है वो 3 स्तरों में डिवाइड हो गया। ठीक है, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। अब सबके अलग अलग पावर मिले हैं इसको। ठीक है, और इनका अपना अपना कार्य क्षेत्र भी है, और इन तीनों को अलग अलग क्षेत्र दिए जाते हैं, अलग अलग लिस्ट बनाया जाता है कि कौन किस पर कानून बना सकता है, अलग अलग विषय बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास इसको ठीक करने के लिए, मतलब इस व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने के लिए हमारे पास 3 तरह के लिस्ट प्रोवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट जिसको हम लोग सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्टेट लिस्ट है। ठीक है, मतलब यूनियन लिस्ट के मामले पर, मतलब वो उन विषय पर कौन कानून बना रहा है, उन विषयों पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून। और जो स्टेट लिस्ट हमारा, उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा कुछ कॉन्करेंट लिस्ट भी है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कुछ ऐसे विषय जिस पर दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पावर को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस आधार पर? टॉप टू बॉटम के आधार पर। इसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, सेम बात यहाँ पर कहा गया। आई डोंट रिक्वायर टू रीड ऑल दोज थिंग्स, वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हैज बीन रिटन इन द बुक। ठीक है, इन इंडिया वी रिफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स आर द प्रोविंशियल, तो ठीक है, इसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर जानते हैं। अब उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत की चर्चा मैंने ऑलरेडी आपको कर दी। ठीक है, और इसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने पढ़ लिया। वो दो तरह के कौन कौन से थे? पहला हम लोगों ने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में डिवाइडेड है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टॉप टू बॉटम या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोल सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग लेवल पर सरकारों को पावर्स दिए, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अगेन एट द लोकल लेवल म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज, पंचायत। ठीक है, अब तीसरा जो हमारे पास है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, जैसा कि बेल्जियम का एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, वी हैव सीन इन द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम, वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था। ठीक है ना, बेल्जियम में क्या बना था? कम्युनिटी गवर्नमेंट को देखा था हम लोगों ने, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, वे कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था? अलग अलग वहां पर सामुदायिक ग्रुप थे और सबको अपने अपने कल्चर
है ना, और एजुकेशन रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार मिला था। उसी तरीके से हमारे देश में, भारत में भी कई सारे सोशल ग्रुप्स है। फॉर एग्जांपल जो वीकर सेक्शंस है, ठीक है, वीकर सेक्शंस, ठीक है, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शंस, ठीक है, जिसको हम लोग SC ST जनरली बोलते हैं, इनके लिए सीट्स की रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई है वो इन्हीं आधारों पर है, ठीक है, ताकि इनका भी एक बहुत, इनका भी चूंकि हम डेमोक्रेसी है, तो अगर इनको हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, इनको अधिकार नहीं देंगे, तो इनके जो अधिकार है, इनकी जो बातें हैं, इनके लिए जो कल्याण की जो पॉलिसीज या नियम बनाए जाने चाहिए, वो शायद इनका रिप्रेजेंटेशन कम होने की वजह से नहीं हो पाएगा इनके लिए। तो इनको भी डेमोक्रेसी में इनका भी अधिकार हो, इनकी भी बातें सुनी जाए, इनके लिए भी कानून बनाया जाए और सभी इक्वलिटी के सिद्धांत पर चल सके, इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। और हम लोग इस तरह के सोशल ग्रुप्स को, जो इकोनॉमिकली एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस है, उनको हम लोग अलग से रिजर्वेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये हो गया पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो पावर को हम लोग अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड करते हैं, ये भी एक तरीका है। तो रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया बेल्जियम का, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात हम लोगों ने की, एक सेकंड, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम लोगों ने बात की, ठीक है, ये हमारे देश में है और ये इन्हीं आधारों पर बना है। इसके अलावा चौथा जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हमारे पास उपलब्ध है, वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो होते हैं, उनको भी पावर दिया गया है अलग अलग। हमारे पास मल्टीपल पार्टीज है, वी इन इंडिया हैव व्हाट मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इसके बारे में भी हम लोगों को कब पढ़ना है, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ना है कि इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। कई सारे विश्व के अलग अलग देशों में 2 पार्टी सिस्टम होता है, कहीं कहीं 1 पार्टी सिस्टम होता है, कहीं कहीं 2 पार्टी सिस्टम होता है। हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब ओइंग टू द नेचर ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स इंडिया, वी हैव कल्चरल डाइवर्सिटी, वी हैव लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, और इतनी सारी विविधताओं से भरा है हमारा देश, रिलीजियस डाइवर्सिटी है हमारे पास। तो सबके बातों को रखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग समुदाय से पार्टियां बनी हैं, ताकि जब पार्टी बने और उनका भी अधिकार हो, जब सरकार में आए, सत्ता में आए, तो अपने समुदाय के लिए, अपने ग्रुप्स के लिए वो काम कर सके, इसके लिए इस बनाया गया है। तो पावर इस तरीके से क्या होता है, शेयर होते रहता है। कई बार कोलिशन की सरकार बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, 2 अलग अलग पार्टी है, 2 अलग अलग विचारधारा है, विचारधारा के की पार्टियां हैं, अब वो लोग साथ में मिलकर के सरकार बनाया, तो सरकार बनी, तो उन एक तो जो ओवरऑल फंक्शनिंग होना चाहिए था वो तो हुआ ही, प्लस साथ में जो जिस विचारधारा को सपोर्ट कर रही है, उन विचारधारा से जो प्रभावित लोग हैं, उनका भी लाभ हो जाता है वैसे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना हुआ कि पावर को जो शेयरिंग करने का एक तरीका हो सकता है, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स कहने का मतलब हो गया जैसे संगठन वगैरह होते हैं जो अलग अलग समुदाय को बिलोंग कर रहे होते हैं, मतलब बिजनेसमैन का ग्रुप हो गया, या फार्मर्स का ग्रुप हो गया, या यूनियंस, अलग अलग बैंक्स के ग्रुप हो गए, इसको बिलोंग कर रहे होते हैं। तो ये लोग भी प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं, सरकार को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, और सरकार को उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। तो ये सारे अधिकार भी हमारे डेमोक्रेसी में हमें मिले हैं। तो डेमोक्रेसी पावर को अलग अलग तरीके से शेयर करने का ऑप्शन हमें अवेलेबल करवाता है, ठीक है। तो मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ, किस किस तरीके से हम लोगों ने पावर को शेयर किया। हम लोगों ने पावर को शेयर किया, पहला तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, हम लोग जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों में पावर को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया। कहने का मतलब तीनों के पास इक्वल पावर है, लेकिन फंक्शंस अलग अलग है, और ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहलाता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या समझा, टॉप टू बॉटम, मतलब सबसे टॉप पे यूनियन गवर्नमेंट है, जिसके पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर वो कानून बनाता है। फिर स्टेट लिस्ट है, जो अपने अपने राज्य में अपने राज्य के हिसाब से कानून बनाता है। फिर हमारे पास उससे भी नीचे आ जाते हैं, लोकल लेवल पर म्यूनिसिपैलिटीज है, पंचायत है, जो लोकल लेवल पर, चूंकि लोकल चीज़ों को वो ज़्यादा समझती है अच्छे से, तो उसके पास वो स्वायत्ता होती है कि वो अपने लिए अपने स्तर पर कानून बना सके, ठीक है, और छोटी मोटी बातों को आसानी से हल कर सके, ठीक है। तो ये हो गया टॉप टू बॉटम अप्रोच, जिसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, जहां हम लोग सोशल ग्रुप्स के अंतर्गत पावर को शेयर करते हैं। जैसे कि बेल्जियम के एग्जांपल में हम लोगों ने कम्युनिटी गवर्नमेंट को देखा, भारत में हम लोगों ने अलग अलग वीकर सेक्शंस के लिए सोशली, एजुकेशनली और कल्चरली जो वीकर सेक्शन है हमारे पास, ठीक है, उनके लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, ताकि उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, वो उनकी बातें डेमोक्रेसी में उनके हिसाब से कानून बनाया जा सके। तो ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा हो गया कि हम लोग प्रेशर ग्रुप्स बनाकर या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर करते हैं। हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियां जो होती है, वो लोगों को प्रभावित करके वो सरकार में आती है, कानून बनाने का उनको अधिकार मिलता है, और इस तरीके से पावर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में शेयर होता है। कभी कभी कोलिशन गवर्नमेंट भी बनता है, ठीक है, जहां पर 2 अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ पावर को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये 4 बेसिक तौर तरीके समझाए गए हैं, ऑप्शंस बताए गए हैं कि आप पावर को कैसे शेयर कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहरहाल अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई ऐसी बातें जो समझ में नहीं आई, या फिर आप चाहते हैं कि इसको और अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है या समझने की आवश्यकता है,
तो बेशक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी विषयों को या उन सभी टॉपिक्स को और भी डिटेल में समझा सकूं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करूंगा और उसके उसके आंसर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, उन अप्रोचेस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आगे हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि समय रहते हम लोग जल्दी से अपने ये सोशल स्टडीज़ का जो पूरा पूरा चैप्टर्स है, पूरा सिलेबस है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसको कवर कर लेने का। ठीक है, आई गेस दैट वी विल बी एबल टू डू इट much earlier than your exam so that we can revise well. ठीक है।